बड़ी भूमिका सौंपे जाने की जो खबर इंडिया न्यूज ने आपको आज से 5 दिन पहले दी थी, उस पर अब मुहर लग गई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने का ऐलान कर दिया है। प्रियंका को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें महासचिव बनाया गया है। प्रियंका को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रियंका के पास रायबरेली और अमेठी के अलावा पूर्वी यूपी की 21 लोकसभा सीटों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि प्रियंका लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, और अगर लड़ेंगी तो किस सीट से, ये खुद उनको ही तय करना होगा। प्रियंका के पास कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, भदोही, वाराणसी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, खीरी, जौनपुर, चंदौली, इलाहाबाद, सोनभद्र समेत 21 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो प्रियंका गांधी के महासचिव बनने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में लग गई है कि अब बदली हुई परिस्थितियों में उसे क्या करना है। बुआ और बबुआ को भी अपनी रणनीति पर अब फेरबदल करना होगा। उन्हें भी देखना होगा कि वोट किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। फिलहाल भोपाल के कांग्रेस दफ्तर के जश्न की तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं वो दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर पर जश्न की तस्वीरें हैं। 2 जगहों पर जश्न हो रहा है, और जश्न की बात भी है क्योंकि प्रियंका गांधी का करिश्मे से अभी तक कांग्रेस पार्टी दूर थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी का करिश्मा जब चुनाव के अंदर उतरेगा तो उससे हो सकता है कि कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को एक नई ताकत मिले, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां पर जीत की कांग्रेस को बेहद सख्त जरूरत है। पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2014 के अंदर मात्र 2 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को, जिसमें एक राहुल गांधी की थी और दूसरी सोनिया गांधी की, यानी गांधी परिवार की सीटों को छोड़कर बाकी की 80 सीटों में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाई थी। इस लिहाज से प्रियंका को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका को महासचिव बनाने पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका, मुझे खुशी है कि मेरी बहन मेरे साथ काम करेगी। राहुल ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेगी। सॉरी, आखिरी बात, मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपेबल, कर्मठ है, कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो हम इस पर खास चर्चा करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति में अब क्या बदलाव होगा। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका का करिश्मा किस तरह से काम करेगा। प्रियंका फिलहाल देश में नहीं है, वो विदेश में है। पहले हफ्ते में, फरवरी के पहले हफ्ते में जब वो विदेश से वापस लौटेंगी तो वो महासचिव पद की जिम्मेदारी संभालेंगी, यानी 24 अकबर रोड पर उनका अपना एक कमरा होगा। राहुल गांधी अध्यक्ष रहेंगे, और अभी तक जिसके बारे में अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका क्या करेंगी, उन्हें महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या रणनीति में फेरबदल होगा, ये जानने के लिए हम सीधे चलेंगे हमारे 2 सहयोगियों के पास। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जींद से जुड़े हुए हैं, वो वहां का उपचुनाव कवर करने गए थे, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जो पूरी नजर रखते हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन पर, माफ कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मौजूद हैं, नवीन कुमार मौजूद हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, और सतीश कुमार सिंह साहब मौजूद हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। नवीन, आज तो आपकी मिठाई जो है कड़वी लगने लगी होगी आपको। प्रियंका गांधी मैदान में आ गई भाई, आपको अब पता नहीं कि उनसे मुकाबला कैसे करना है। दीपक जी, प्रियंका जी तो पहले भी मैदान में थी, वो कितने समय से राजनीति में सक्रिय है, ये सब जानते हैं। किसको? लेकिन कांग्रेस ये कहाँ पढ़ा आपने कि वो राजनीति में सक्रिय? अमेठी में और रायबरेली में वो क्या करने के लिए जाया करते थे? वो राजनीति में सक्रिय होना नहीं कहते हैं, वो इसको कहते हैं अपने परिवार की मदद करना। और आपके परिवार में भी कोई आदमी अगर चुनाव में खड़ा होगा तो आप उसकी मदद करने के लिए जाएंगे। प्रियंका लिमिटेड थी। मैं वही आपने बिल्कुल सही कहा दीपक जी। हाँ, जिस प्रकार से आरजेडी परिवार की पार्टी है ना, लालू जी, राबड़े जी, तेजस्वी जी और मीसा जी, सारे के सारे उसी प्रकार से अखिलेश यादव जी की एक परिवार की पार्टी है, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, सारे के सारे उनके परिवार के लोग हैं। मायावती जी ने भी उसी पद्धति को अपनाया, अपने भतीजे को लेकर के आ गई। इसी प्रकार से कांग्रेस भी एक ही परिवार की पार्टी है।
चलिए, ये पहले एक परिवार से- की पार्टी है तो और फिर भाजपा कमलनाथ कौन है? क्या गांधी पार्टी- परिवार के हैं भाजपा जिन्हें का- मुख्यमंत्री बनाया? भाजपा कमलनाथ पार्टी- कौन है? क्या गांधी परिवार के भाजपा हैं जो जिन्हें पार्टी मुख्यमंत्री है, बनाया? देश सुनिए, को अपना परिवार मेरी बात बनाया। सुनिए। ये कमलनाथ क्या गांधी परिवार के हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया? अशोक गहलोत क्या गांधी परिवार के हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया? सचिन पायलट क्या गांधी परिवार के हैं जिन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया? भूपेश बघेल क्या आप गांधी मुझे परिवार के दीपक हैं जी, जिन्हें चीफ मिनिस्टर एक बनाया? बात ये बता दीजिए, क्या केवल परिवार के 4 सदस्य सब जगह जाकर के बैठ जाएंगे? क्या सब जगह बैठाएंगे आप? ये- आपकी भी और पार्टी अभी तो आपकी पार्टी भी तो हमारी परिवार की पार्टी है, संघ कैसे? परिवार की पार्टी है, संघ परिवार की पार्टी है। मैं वही कह रहा हूँ, ये वो गांधी देश परिवार की है, ये संघ परिवार की है। करेक्ट। गांधी परिवार में एक परिवार शामिल है, वाड्रा गांधी परिवार, और इसके अंदर 125 करोड़ लोग हैं। ये वही परिवार है। इसी प्रकार से भाजपा भी, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी, उसके अंदर बता दो कौन से परिवार के सदस्य हैं। फायर ब्रिगेड का क्या नंबर होता है? 101। मुझे लगता है नवीन भाई के लिए आज फायर ब्रिगेड मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आग लगी और थोड़ा थोड़ा धुआं उठ रहा है। इसी धुएं के साथ हम चलते हैं हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन के पास, जो हमारे साथ जींद से जुड़े हुए हैं। रजत, सबसे पहले आपको इस खबर को ब्रेक करने की बहुत बहुत बधाई हो। जींद में आप क्या देख रहे हैं? क्या परिवर्तन हो गया है जींद में? जो चुनावी माहौल है उसमें प्रियंका गांधी के आने के बाद वहां पर कुछ लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हैं और जो लोग यहाँ प्रचार करने आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या वो भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं रणदीप सुरजेवाला को एक ऑक्सीजन और मिली है। लगातार सुबह ही बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जोश मिलेगा, तो कांग्रेस है वो एक्टिवली प्रचार कर रही है। हाँ, जींद का चुनाव टफ है रणदीप सुरजेवाला के लिए, लेकिन हाँ, जिस जगह पर वो थे उससे इंप्रूव करें। आगे क्या होगा, मुझे लगता है 1-2 दिन में चुनाव पलटेगा। उसके लिए धन्यवाद दीपक जी आपका, क्योंकि आप ही उसमें, मुझे याद है, एंकर थे और 9 बजे आपने ही उस खबर को पढ़ा था और पुरजोर तरीके से पढ़ा था, जिस वक्त मैं लाइव दे रहा था कि हाँ, प्रियंका गांधी को एक ऑफिशियल भूमिका उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है और सक्रिय ढंग से आने वाली है। लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस कैसे सोच रही है? क्या कांग्रेस को लगता है कि अब सपा बसपा कहीं गेम में नहीं है? क्या उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो प्रियंका गांधी के आगे खत्म हो जाएगा? क्या उन्हें लगता है कि जो कांग्रेस एक नहीं हो पा रही थी, जो कांग्रेस घर में बैठ गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो फिर से वापस निकल आएगी? इन सब चीजों के लिए दीपक जी बातचीत करने के लिए जितिन प्रसाद जी हमारे साथ हैं। जितिन, बहुत शुक्रिया हमको ज्वाइन करने के लिए। आप यहाँ आए थे रणदीप सुरजेवाला जी का प्रचार करने। एक्सपेक्टेड था आपको, जब राहुल गांधी ने कहा था 440 वोल्ट का करंट देने जा रहा हूं, तो आप लोग को लग रहा था कि हाँ, प्रियंका गांधी आ रही है मैदान में? नहीं, राहुल जी का हमेशा ये कहना था कि उत्तर प्रदेश उनकी प्राथमिकता है और वो उत्तर प्रदेश में पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और खुशी का दिन है कि प्रियंका जी को उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी है और प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी के रूप में प्रभार संभालेंगी और वहां पे आप देखिएगा ये गेम चेंजर साबित होगा, जिसमें जो कांग्रेस की जो उम्मीद है उससे ज्यादा वहां हम लोग प्रदर्शन करके दिखाएंगे। क्या आप ये बात मानते हैं कि प्रियंका गांधी जब प्रचार करेंगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगेंगे, तो जो मुकाबला है कांग्रेस का वो सीधे सीधे बीजेपी से हो जाएगा? सपा बसपा कहीं गेम में रहेगी नहीं? देखिए, पहली बात ये सिर्फ प्रचार ही नहीं, एक महासचिव का रोल स्ट्रेटेजी बनाना होता है, संगठन को मजबूत करना भी होता है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना भी होता है। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने रायबरेली अमेठी में तमाम विक्ट्री जीत दिलवाई है और काम किया है। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी 2009 में आप चुनाव जीते थे, मंत्री भी बने थे, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की एक्सपेक्टेशन वही है कि जो 2009 में सीट्स थी कांग्रेस के पास, वो सीट्स कांग्रेस रिपीट करे, उससे आगे बढ़े, तभी आपको दिल्ली का रास्ता साफ दिखाई पड़ेगा? आप भी कैंडिडेट होंगे लोकसभा के, आप जीते थे लोकसभा 2009 में, 21 सीट आई थी, 1 सीट फिरोजाबाद राजबब्बर बाई इलेक्शन जीते थे, यानी कि 22 सीटों का चंक आपको मिला था। उस समय भी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो क्या इस बार प्रियंका को उतारने का मतलब यही हुआ कि वो 22 सीट कम से कम कांग्रेस को वापस मिले? 22 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, इसको मैं आपको दमदारी से आज मैं कह सकता हूं। और बात सिर्फ सीटों की नहीं है, बात है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने की, बात है कांग्रेस का संगठन गांव-गांव और घर-घर खड़ा करने की, और जो विचारधारा कांग्रेस की है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो राजनीति रही जात और धर्म की, उसमें कांग्रेस की विचारधारा जो कमजोर पड़ी, उसे हम पुनर्वापसी करेंगे उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस का संगठन लॉन्ग टर्म विजन लेके हम लोग वहां बढ़ेंगे। सीटें तो बहुत ज्यादा आएंगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या इसका इफेक्ट पूरे देश में भी होगा? आपको लगता है यूपी में जनरल सेक्रेटरी बनी है, देश भर के नेता मिलेंगे, अब आपके पास डिमांड भी आने लगेगी कि भाई प्रियंका गांधी का आप हमको प्रोग्राम दीजिए, देश भर में जो लोग लोकसभा लड़ रहे होंगे वो रैलीज मांगेंगे,
तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, देश भर में प्रियंका इफेक्ट होगा? नहीं, जाहिर है कि पहली प्राथमिकता उनकी उत्तर प्रदेश में है, जो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने जिम्मेदारी सौंपी है। और यूपी ऐसा प्रदेश है जो दिल्ली की राजनीति में पूरा उसका असर पड़ता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। और बाकी चीजें जैसे पहले अपनी प्राथमिकता उन्हें संभालनी होगी, उसके बाद देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी रणनीति के हिसाब से काम करेगी, किसकी कहां जरूरत है, कब है, वो देखा जाएगा। आप तो क्षेत्र में खूब रहते हैं, अनाउंसमेंट के बाद प्रियंका गांधी के, सच बताइएगा कितना वोट बढ़ गया जी? वोट तो आने वाले समय में बढ़ेगा। अभी तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है और मेरा फोन बजना बंद नहीं हुआ है। जिस समय से यह अनाउंसमेंट हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और आम जनता ने इसको बहुत आशा भरी नजरों से देखा है कि एक मजबूत विकल्प, क्योंकि प्रियंका जी का ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में सौंपी है, उन्हें संभालनी है। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत निराश थी कि बहुत दिनों से उन्होंने कोई ऐसा विकल्प नहीं मिल पा रहा था जो वो ढूंढ रही है कि भारत की मुख्य धारा विकास की और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव भी प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए? क्योंकि जब आप प्रचार करेंगे, एक सीट आपकी होगी। हमने जैसे देखा था कि बनारस को चुना था नरेंद्र मोदी ने, तो अगल बगल के जितने भी इलाके थे वहां एपी सेंटर के रूप में पूरा पूर्वांचल साफ हो गया था। जनरल सेक्रेटरी होंगी, प्रचार करेंगी। क्या कोई लोकसभा भी ऐसी है कांग्रेस के दिमाग में जहां प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं? अगर रायबरेली या अमेठी से मैडम और राहुल गांधी लड़ते हैं, तो क्या फूलपुर एक लोकसभा हो सकती है जहां वो चुनाव लड़े? जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने महासचिव की जिम्मेदारी संभाली है और ये तो पहला चरण है। आगे आप देखिए होता है क्या। ये सब रणनीति के पत्ते अगर मैं इंडिया न्यूज में खोल दूंगा तो रणनीति कहां रह जाएगी? अभी भी इंतजार कीजिए इसका। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जितिन प्रसाद जी 2009 में चुनाव जीते थे, उस वक्त 21 सीट दीपक जी आई थी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी और एक सीट बाद में राजबब्बर, यानी 22 सीट हो गई थी। ये लोग खुद इस बात को कह रहे हैं कि सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ था उसके बाद मोराल कांग्रेस वर्कर का और कांग्रेस नेताओं का डाउन था। लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि अब वोट कहां से लाएंगे। लेकिन आज के अनाउंसमेंट के बाद वही नेता कह रहे हैं कि हाँ गुरु, अब चुनाव लड़ने लायक हो गया है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल चुनाव लड़ने लायक हो गया है, लेकिन इसके क्या फर्क पड़ेंगे, इसके क्या मायने होंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज से ही कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी असफल हो गए हैं, इसीलिए प्रियंका गांधी को मैदान में लाया गया है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? जानेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक से, जो हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे। एसपी और बीएसपी के नुमाइंदे भी होंगे, उनसे भी समझेंगे कि बुआ बबुआ के गठबंधन का क्या होगा, शाह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी का क्या होगा और क्या राहुल और प्रियंका उन पर भारी पड़ेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद है कि लगातार जो पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी काम करती रहती हैं, इस बार को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें महासचिव बनाया गया है। प्रियंका को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रियंका के पास रायबरेली और अमेठी के अलावा पूर्वी यूपी की 21 लोकसभा सीटों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि प्रियंका लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, और अगर लड़ेंगी तो किस सीट से, ये खुद उनको ही तय करना होगा। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हैं, नवीन कुमार जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मुकेश नायक जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बीडी नकवी साहब हैं, बीएसपी के सपोर्टर सतीश कुमार सिंह साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुकेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने आज इस घोषणा के बाद से ही कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए, इसलिए प्रियंका गांधी को लाना पड़ा। इसके वो तो हमेशा से ऐसी बातें करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश का प्रभार लेते ही, महासचिव बनते ही उत्तर प्रदेश के असंख्य कार्यकर्ताओं में, युवकों में, मोर्चा संगठन में जिस तरह का स्पार्क हुआ है, जिस तरह की चेतना आई है और जिस तरह का उत्साह आया है, वो बहुत असाधारण और विलक्षण है। प्रियंका गांधी असाधारण व्यक्तित्व की धनी है, बहुत अच्छी उनमें संगठन क्षमता है, और अमेठी रायबरेली का चुनाव वो लंबे अरसे से देखती आई है और सफलतापूर्वक इन्होंने इस चुनाव का संचालन किया है। यूपी के मिजाज को वो समझती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद जो कांग्रेस के अनुसांगिक संगठन है, जो मोर्चा संगठन है, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इनको बहुत
अच्छी तरह से इनका जो संगठनात्मक ढांचा है वो तैयार किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। मुकेश जी नवीन कुमार जी का कहना है कि स्पार्क नहीं शॉर्ट सर्किट है के साथ। नवीन कुमार जी का कहना है, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि ये स्पार्क नहीं शॉर्ट सर्किट है। मुझे एक साथ साथ एक जवाब दे दीजिए मुकेश जी। आप कह रहे हैं और आपके सारे नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब क्रांति आ गई है, उत्तर प्रदेश का बेटा अब वहां से सरकार बनाएगा। 6 दशक तक उत्तर प्रदेश ने वहां से प्रधानमंत्री सरकार बनाएगा, मतलब आपको लग रहा है कि प्रियंका के आने के बाद सरकार बनेगी? मैं भी दूसरे आपको लग रहा है कि प्रियंका के आने के बाद इनके कहना, इनके नेता कह रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इनके नेता कह रहे हैं भाई। इनके किसी नेता ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं राहुल गांधी। पहले कहीं चर्चा में था, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इन्हीं के नेता ने कहा, मैं यहाँ पे नाम बताऊं, राजपूत जी कह रहे थे आपके नेता। मेरा ये कहना है कि आप ये बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश ने 6 दशक तक कांग्रेस के नेता को जिताया जिसने कि प्रधानमंत्री पद संभाला। उत्तर प्रदेश के आपने किया क्या? 6 काम गिनवा सकते हैं क्या? मात्र 6 काम। आप रायबरेली अमेठी में अस्पताल नहीं बनवा सके, वहां पे कलेक्टर का दफ्तर नहीं बनवा सके। मैं जवाब देता हूं। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत दंगे कराने के अलावा कोई काम नहीं किया। और आज आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के आज आप कहां बैठे हैं? अंदर पहले आज आप कहां बैठे हैं? आज आप कहां बैठे हैं? हम कहां बैठे हैं? हम कहां बैठे हैं? इस शहर को अगर किसी ने बनाया तो उसका क्रेडिट इकलौता जाता है नारायण दत्त तिवारी को, जिन्होंने नोएडा बनाया। आप कहां बैठे हैं? आज को तो बाहर निकाल दिया था साहब। मैं कांग्रेस की बात करो, प्रधानमंत्री नहीं, जिसने बताया उसकी बात करो ना। आखिरी वक्त तिवारी को कांग्रेस ने लात मार के निकाल दिया। गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेताओं को, उनके बेटे केसी पंत, उनकी पत्नी को बाहर निकाल दिया। वो कांग्रेस क्या बात करेगी? आप मुझे आपकी बात करें। हम प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं और आप जा रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत तक। मतलब मामला, मनीष भाई, ये मामला थोड़ा लंबा होता जा रहा है। हाँ, मेरे कालखंड काफी लंबा हो गया है। हाँ, मुझे ख्याल से ऐसा लगता है दीपक भाई कि ये प्रचंड होता दिख रहा है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट और जहां तक आपने बात की कि फायर ब्रिगेड भी आई नहीं आई, ये सारी बातें, तो नवीन जी के चेहरे पे एक अलग सी, आप ये समझिए कि थोड़ी एक झिझक भी लग रही है बोलने में और थोड़ा संकोच भी, चिंता भी लग रही है। चिंता भी लग रही है क्योंकि अच्छा, सब कुछ नैरेटिव मेरे पास ही है। चिंता वही मैं कह रहा हूँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको मैं वो छुपा रहे हो? नवीन भाई, ऐसा क्या है? दीपक भाई, आप प्रियंका गांधी के आने के बाद ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो आपको गम हो गया है? नहीं, हमको गम क्यों होगा दीपक भाई? गम तो उनको होगा जिनके साथ थे लोग। मेरा कहना यह है कि आप मुझे बताइए, प्रियंका जी पहले भी तो चुनाव में सक्रिय राजनीति में थी ही ना? नहीं, वो रायबरेली, अच्छा, बहुत सारे चुनाव। अच्छा, ये बात सतीश कुमार सिंह जी से ही पूछ लेते हैं। दूसरी बात, सतीश भाई ये बताइए कि प्रियंका गांधी क्या सक्रिय राजनीति में थी? ना, सक्रिय राजनीति में नहीं थी, एक सदस्य के रूप में कांग्रेस में थी और सीधे सदस्यता से सीधे इन्हें महासचिव बनाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस परिवर्तन के पीछे दीपक भाई अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनाने के पीछे एक साजी, मतलब एक तरीके से सोची समझी रणनीति है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, योगी वहां पर सक्रिय है, तो योगी और मोदी को काट देने की क्षमता राहुल गांधी में नहीं थी, इसलिए बहन को वहां पर लाया गया, क्योंकि वो एक्सेप्टेड फेस थी। जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष नहीं बने थे, सक्रिय राजनीति, मतलब एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं, मोदी और योगी दोनों को टक्कर दे सकती है प्रियंका? नहीं दे सकती। अब ये देखने, लेकिन कम से कम जग हसाई तो नहीं होगी, भीड़ जुटेगी जरूर। और वो भीड़ तो पहले भी जुटी थी साहब। अब राहुल की रैलियों में भीड़ जुटी थी। मनीष भाई, दीपक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि एक कांग्रेस जो यूपी में अलग थलग पड़ गई थी बुआ भतीजे की राजनीति में, एक पॉलिटिकल रीइंफोर्समेंट के तहत की एक ताकत देने के लिए अगर परिवार के एक और सदस्य को, जो कि टुनीर से एक आखिरी बांध, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास था अभी मौजूदा दौर में। ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसके बाद रेहान है और बहुत सारे ऐसे कई नाम सामने आएंगे, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। नवीन जी, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रियंका गांधी के आने से इतना जरूर है कि चुनौतियों को अवसर बनाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि चेहरे में करिश्मा है और करिश्मा के साथ साथ उनकी छवि उनकी दादी के साथ जोड़कर देखी जाए। ये सारी बातों के मद्देनजर मुझे ऐसा लगता है, नहीं, चेहरे पे तो यूफोरिया ही तो था 2014 जो था। क्या बात कर, आप ये देखिए, 2014 में आपने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया था। आपने वादे किए और उस वादे पर जनता ने आपको जिताया नवीन जी। और अगर हम 2014 से 2019 की बात करने लगे तो मामला पटरी से उतर जाएगा, फिर हमको कुछ मंगाना पड़ेगा। इसलिए हम सीधे चलते हैं अभी बीडी नकवी जी के पास। नकवी जी, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि बुआ भतीजा दोनों को टक्कर दे पाएंगी प्रियंका गांधी?
देखिए, बड़ा आपने एक इम्पोर्टेंट सवाल किया मुझसे। बात यह है कि यूपी की सियासत जो है 3 धड़ों में बटी हुई है। एक कम्युनलिज्म के शिकार है कुछ लोग, कास्टिज्म में, और प्लस अदर फैक्टर्स हैं। होना यह है कि देखिए, प्रियंका गांधी के आना कांग्रेस वर्कर्स के लिए एक नई ऊर्जा तो लाया है, लेकिन उससे हमें नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो एक फिलॉसफी पर चला, अम्बेडकराइट्स लोग हैं, एक मिशन के लोग हैं। अब फिक्र उन लोगों को हो रही है जो बीजेपी का एक हाई कास्ट वोट कटवा के तौर पर वोट बैंक है, वो अब क्या करेगा? वो प्रियंका की तरफ देखेगा या योगी जी की तरफ रहेगा? मुझे ये लगता है कि कंटेस्ट ट्रायंगुलर हो जाएगा। इस सच्चाई को हमें मानना चाहिए कि किसी भी तरह से ये यूपी के अंदर एक तो वोट कटवा के तौर पर है प्रियंका गांधी जी, ये कहना चाहती है बसपा सपा बेटर चॉइस मिलेगी। मैं बहुत ही ईमानदारी से बात कहूंगा, विदाउट एनी प्रिजुडिस, कि एक पब्लिक को फायदा होने वाला है, बेटर कैंडिडेट की चॉइस होगी, नोटा का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक तो ये फायदा है, लेकिन कांग्रेस को डेफिनेटली एक ऊर्जा मिली है, करिश्मा है। मैं जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो मैं मिसेस गांधी के साथ 2 इलेक्शन मैंने लड़ाए हैं, when I was just a boy of 21 years, तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान की लीडर मिसेस गांधी थी, वो दिलों को हुकूमत करती थी। वो झलक शायद जनता के कुछ लोग या काफी लोग ठीक बोला आपने, ठीक बोला। नवीन जी एग्री करते हैं नकवी साहब से कि ये इंदिरा गांधी की झलक वो भी कह रहे हैं, वो बसपा के सपोर्टर हैं, बसपा की आइडियोलॉजी को मानते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इंदिरा गांधी की झलक प्रियंका गांधी में देखने को मिलती है। आपको दिखती है या नहीं दिखती है? मेरे को एक बात कहनी है दीपक भाई, एक तो ये कहना है कि जो क्या ये मान रही है सपा बसपा स्ट्रेटेजी में, मेरे सवाल का जवाब प्रियंका गांधी को वोट कटवा के रूप में लेकर क्या प्रियंका गांधी में आपको इंदिरा गांधी की झलक देखने को मिलती है? आपको दिखती है या नहीं दिखती है, ये बताइए मुझे अपना पॉलिटिकल में चेहरे और मोहरे का बहुत महत्व होता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, 2014 के चुनाव में वो अनडिस्प्यूटेड चेहरा था, आज तक वो अनडिस्प्यूटेड चेहरा है, लेकिन क्या प्रियंका गांधी का चेहरा इंदिरा गांधी की याद दिलाता है? इस देश में लोगों को काम चाहिए, लोग जो है सवाल का जवाब चेहरे नहीं चाहिए साहब। आपसे बात हो रही है, इसलिए मेरे को दोस्त मनीष भाई 10 सेकंड तो दीजिए। मेरा इतना कहना है कि एक तो इन्होंने, मैं जहां तक अभी जनता को भी समझ में आया, बसपा के जो नेता बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी वोट कटवा के रूप में आई। दूसरा, ये आपके समझने का है, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा, उन्होंने ये कहा, दूसरा कहा उनको इंदिरा गांधी की छवि, अरे साहब इंदिरा गांधी जी की छवि नहीं, संस्कार दिखाई देती है, संस्कार दिखाई देती है, मुझे नहीं दिखता संस्कार चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए, मैं मना में जवाब दीजिए, आपको दिखाई देती है? मुझे नहीं, उनको संस्कार चाहिए, संस्कार। मनीष भाई, इसका जवाब, आपको दिखाई देती है? दूसरी बात सुनिए साहब, मुझे एक बात जाहिर सी बात है इस मुद्दे को दीपक भाई मैंने ही शुरुआत की कि आम आदमी जिससे भी मिलो उसका ये कहना होता है कि अगर इंदिरा गांधी के रूप में कोई दिखता है कांग्रेस में तो वो प्रियंका है। ये आम आदमी की सोच है, धारणा है, लेकिन उस बात को लेकर अब प्रियंका गांधी इन चुनाव में अपनी कार्यकुशलता को किस तरह से सामने लाती है। मनीष भाई, क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलेंगी पूरे चुनाव में? देखिए, मैं उनका प्रवक्ता नहीं, मैं कैसे कह दूं वो क्या बोलेंगे, लेकिन बात अभी हो रही है छवि की। क्या प्रियंका गांधी पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार का नाम लेंगी? क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप तो उनके पति पर लगा हुआ है, कहीं तो वो कहां जाएगा? आपने तो खुला छोड़ दिया, आज तक कार्रवाई नहीं की उन पे, कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, आप भी गाजर लटका के रखना चाहते हैं। राजस्थान आदेश के अनुसार 12 फरवरी तक प्रियंका जी के पति रॉबर्ट वडेरा साहब, प्रियंका जी की सास, उनको पीडी के सामने पेश होना पड़ेगा। कब तक भागते फिरेंगे? अब नहीं भाग सकते। दूसरी बात, भ्रष्टाचार का आरोप आप सबके सामने पेश होने की अलग बात है। हरियाणा वाले मामले में आपने क्या कर लिया? हरियाणा वाले मामले में आपने क्या किया, ये बताइए। इसका जवाब दीजिए कि हरियाणा वाले मामले में आपने क्या किया? हरियाणा में उन्होंने जो जमीन खरीदी थी और जिसको बाद में डीएलएफ को दे दिया, उस मामले में आपने क्या किया? वहां पर भी आपने गाजर लटका के रखा। अरविंद कुछ कहना चाहते हैं, अरविंद बोलिए। दीपक भाई वो बताइए मुझे कि प्रियंका जी के भाई जमानत पर, प्रियंका जी की माता जी जमानत पर। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, भ्रष्टाचार में डूबे ईडी के सामने होना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नवीन जी आप जरा शांत रहे। नवीन जी हाँ बोलिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पे कांग्रेस जो है नंबर 2 पे थी, 5 सीटों पे नंबर 2 पे थी। और अगर हम 2009 की बात करें तो उन्होंने 21 सीटें जीती थी। और कांग्रेस की अगली जो रणनीति है, जो जिस पर वो काम कर रही है, वो इन सीटों को एक साथ लेके चल रही है और पूरी ताकत
तकरीबन 30 सीटों पे कांग्रेस झोंकेगी। मैं इस बात का एनालिसिस कर रहा था कि आखिर किसने मास्टर स्ट्रोक लगाया। क्या नरेंद्र मोदी ने 10% सवर्णों को आरक्षण देके गरीबों को मास्टर स्ट्रोक किया, या समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन हुआ वो मास्टर स्ट्रोक था, या राहुल गांधी ने जो प्रियंका के नाम की घोषणा की ये मास्टर स्ट्रोक है। तो सवाल यह है कि प्रियंका के आने से आज मैं कांग्रेस दफ्तर गया था तो मैंने देखा कि बहुत सारे पुराने कांग्रेसी जो बहुत दिनों से जो है कांग्रेस दफ्तर नहीं आते थे, उनका कांग्रेस दफ्तर आना अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार करता है और ये संदेश देता है कि लोग अब निकल रहे हैं और उसका कोई न कोई रिजल्ट आने वाले समय में लोगों को दिखेगा। नवीन भाई, आज मिठाई खाई आपने? हाँ बिल्कुल साहब, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसीलिए पूछ रहा हूं मैं देश के आप क्या समझे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप क्या प्रियंका जी को महासचिव बना दिया क्या? मैं तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन की मिठाई के बारे में पूछ रहा था। आप प्रियंका गांधी का समझ रहे हैं? मैं क्या समझा, समझ का फेर भाई, मैं तो तुरंत समझ गया आपने यही कहा होगा, क्योंकि अब तो मैं जानता हूँ आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने जैसी का तुरंत मैं समझ गया, क्योंकि आजाद भारत पर पहला झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री के तौर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिसको कांग्रेस ने भुला दिया। उसके बाद अब आज आपने याद कर लिया, आपने याद कर लिया। अरे साहब, 2014 में भी याद हुआ, हमने तो बहुत कुछ याद किया, हम तो लगातार उनका सम्मान कर रहे हैं। आज सब जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमने उनको भी सम्मान दिया। चलिए ठीक है, को पता नहीं कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। साहब, जवाहरलाल नेहरू ने तो तब भी हैक कर ली थी, यहाँ तो मशीनें हैक करने का आरोप लगाती जो पूरे विश्व में नहीं हो सकती। उस समय सरदार पटेल को 14 वोट मिले और कांग्रेस को, पंडित नेहरू को नहीं मिले थे, सबके सामने, और उसके बावजूद उन्होंने हैक करने का आरोप आप पर भी लगा है। क्या बात कर, आप पर भी लगता रहता है समय समय पर कि आप कोई मैनेजमेंट करते हैं अरे पता है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर से आएंगे और आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी के आने के बाद किस तरह से पार्टी और एनडीए के लिए तो है ही। रोली मिश्रा जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। रोली जी, अब आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी अपनी? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। देखिए, 2 सीटें तो हम सदैव से छोड़ते चले आ रहे हैं, रायबरेली और अमेठी, जैसा कि आपको पता है। बाकी और सीटों पर टक्कर महिला गोरखपुर हुआ, बनारस हुआ, गाजीपुर हुआ, गिनते जाइए आप सीटें, टक्कर तो देंगी आपको, ये तो मानना पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी अच्छी बेमिसाल पेशकश की है राहुल जी ने, हम इसका बड़ा स्वागत करते हैं और बड़ा काश आपकी पार्टी में हो जाता। 80 में से कितने आपके लोकसभा के कैंडिडेट थे जो महिलाएं थी उत्तर प्रदेश में? ये महिला सशक्तिकरण आपकी पार्टी में क्यों नहीं होता? आप इसके लिए साधुवाद राहुल गांधी को दे रही है, अच्छी बात है, आपके समक्ष अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी में महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं होता है? दीपक जी, देश के इतने बड़े पत्रकार दीपक चौरसिया जी के सामने अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैंने अपनी राजनीतिक पारी भी आपके साथ ही शुरू की थी, अगर आपको याद हो, आपका शो था कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2012 में। तो ये महिला सशक्तिकरण की शुरुआत है कि कोई यादव परिवार से और मुस्लिम परिवार से, जिसका जो आप MY फैक्टर भी बताते हैं, वो ना होते हुए आज डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा अगर आपके समक्ष यहाँ बैठी हुई है, तो ये महिला सशक्तिकरण ही है और हम इसका स्वागत करते हैं। प्रियंका जी का भी बड़ा स्वागत करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि वो 5 लोग यादव परिवार से खड़े होंगे, धर्मेंद्र भी होंगे, तेज भी होंगे, अक्षय भी होंगे, डिम्पल जी भी होंगी, अखिलेश जी भी होंगे, मुलायम सिंह यादव जी भी होंगे, 6 हो गए। तो चूंकि आपने 2 सीटें छोड़ी है उनके लिए, मतलब सोनिया जी के लिए और राहुल गांधी के लिए, तो आप उम्मीद करती हैं कि यादव परिवार के लिए भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सीटें छोड़ दें? देखिए, पहले ऐसा हुआ है कि मैनपुरी से कभी भी उन्होंने कोई अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने नहीं लड़ाया है। बाकी सीटें भी जोड़ दीजिए ना, दिक्कत क्या है? बाकी जो सीटें हैं, फिरोजाबाद से उनके प्रत्याशी लड़े थे, बाकी सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे पिछली बार। तो ये तो देखिए राजनीति है और लोकतंत्र का मंदिर है। परिवार से 5 लोग आए, 10 लोग आए, 20 लोग आए, जनता के पास उसका फैसला है, जनता के पास आकर जनता चुनेगी। मैं तो खुद कहती हूँ कि मोदी जी डिम्पल यादव जी के समक्ष उनके विपरीत खड़े हो जाएं, मोदी जी कभी मुलायम सिंह जी के विपरीत खड़े हो जाएं, मैनपुरी में हम उनका स्वागत करते हैं। काशी जो क्योटो नहीं बन पाया उसको छोड़ करके यहाँ आ जाए। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं, अभी आपने राहुल जी को भी सुना होगा जिन्होंने कहा कि हमारे मित्र हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, अखिलेश जी और माया जी। काशी क्योटो बन गया है, नवीन कुमार जी से पूछेगा, आप भी बता देंगे वो क्योटो वहां नाव चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ, नाव चल रही है, प्रयागराज नाव प्रयागराज उसके बाद बहुत पहले। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस बहस को बनाए रखेंगे। दिलचस्प हो रही है क्योंकि नवीन कुमार कह रहे हैं काशी क्योटो बन रहा है, कैसे